Okay, so we were discussing about matrix and my first video was about properties of symmetric matrix, skew symmetric and the idempotent. तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं आज idempotent से ही. idempotent matrix जो होती है वो कौन सा प्रॉपर्टी फॉलो करती है कि जब आप a स्क्वायर करो तो आपको वापस से वो a मैट्रिक्स ही मिल जाए. तो उसकी जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो आपको इन मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू मिलेगी वो या तो ज़ीरो होगी या तो फिर 1 होगी. ठीक है, ज़ीरो भी हो सकता है उस मैट्रिक्स के सारे आइगन वैल्यूज़ ज़ीरो हों और इट कैन बी 1. आप अगर यहाँ से हम देखें तो ये हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर माइनस a इज इक्वल्स टू ज़ीरो. या फिर आप ये नहीं लिखना चाहते तो सिंपल हम इस एक तरीके से क्या सब पॉलिनॉमियल हम बना सकते हैं, मतलब एनिहिलेटिंग पॉलिनॉमियल हम बना सकते हैं. तो वहाँ से आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो. तो आपके पास जब इस तरीके से इक्वेशन हो, मैट्रिक्स की इक्वेशन हो, तो वहाँ से हम हमेशा एनिहिलेटिंग पॉलिनॉमियल बना सकते हैं. और अगर जब आप एनिहिलेटिंग पॉलिनॉमियल बनाते हो, ठीक है, तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाता है कि उसके आइगन वैल्यूज़ क्या होंगे. तो यहाँ से आपको जो आइगन वैल्यूज़ मिल रही हैं उसमें क्लियरली पता चल रहा है या तो वो ज़ीरो होगी या तो वो 1 होगी. ठीक है, तो पहला तो क्लियर हो गया आप लोगों की. द आइगन वैल्यू ऑफ ए वेयर ए इज एन आइडेम्पोर्टेंट मैट्रिक्स आर ईदर 0 और 1. सेकेंड वन इज जो आइडेम्पोर्टेंट मैट्रिक्स होती है वो हमेशा डायगोनलाइजेबल होती हैं. डायगोनलाइजेबल, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये हमेशा डायगोनलाइजेबल रहेगी. थर्ड प्रॉपर्टी जो है, ये मैट्रिक्स जो है डायगोनलाइजेबल तो होती है ओवर एवरी फील्ड कर लो, हर एक फील्ड पर ये डायगोनलाइजेबल होती है. मेंशन करना चाहो तो आप ओवर आर एंड सी मेंशन भी कर सकते हो कि ये डायगोनलाइजेबल है. यहाँ से जो एक रिजल्ट हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर डायगोनलाइजेबल है तो उसकी जो अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी है वो किसके बराबर होगी, इसके ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के बराबर. ठीक है, तो ये चीज़ फॉलो करता है. थर्ड है, अगर मैट्रिक्स आइडेम्पोर्टेंट है और उसकी सारी आइगन वैल्यूज़ ज़ीरो हैं, उसकी सारी आइगन वैल्यूज़ ज़ीरो हैं, 1 नहीं है, तो वहाँ से आप ये बोल सकते हो कि ये जो मैट्रिक्स होगी वो कैसी होगी, नल मैट्रिक्स. नल मैट्रिक्स का क्या मतलब है, सारी एंट्रीज़ कैसी हैं, ज़ीरो. अच्छा, अब सारी एंट्रीज़ अगर ज़ीरो हो जाएं, ठीक है, सारी एंट्रीज़ अगर ज़ीरो हैं तो निलपोटेंट मैट्रिक्स के केस में भी आपने पढ़ा है. वैसे तो निलपोटेंट मैट्रिक्स अगर नॉन ज़ीरो निलपोटेंट है तो वो डायगोनलाइजेबल नहीं होती है, बट इन केस अगर हम इसको लें तो हम इसको भी एक निलपोटेंट मैट्रिक्स कंसिडर कर सकते हैं. तो ज़ीरो मैट्रिक्स बोलो या फिर आप नल मैट्रिक्स बोलो या फिर आप ज़ीरो निलपोटेंट मैट्रिक्स बोलो, ये सारे इन सब का रिजल्ट, मतलब आप ये बोल सकते हो इन तीनों में से कुछ भी अगर है तो आप ये बोल सकते हो कि ऐसी मैट्रिक्स हमेशा कैसी होती हैं, डायगोनलाइजेबल होती हैं. मूविंग ऑन, फोर्थ जो प्रॉपर्टी है, ये इस प्रॉपर्टी में हम ट्रेस की बात करते हैं कि अगर आइडेम्पोर्टेंट का जो रैंक होगा, आपको रैंक मान लीजिए पता है कि क्या है एंड यू हैव टू फाइंड ट्रेस, तो ये रिजल्ट आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो रैंक होता है आइडेम्पोर्टेंट मैट्रिक्स का वही उसका ट्रेस भी होता है. ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, जो नलिटी थ्योरम है, सिल्वेस्टर लॉ है, वो ये कहता है कि जो डायमेंशन होता है दैट इज़ इक्वल्स टू रैंक प्लस नलिटी. ठीक है, और यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, रैंक प्लस नलिटी, और हमें पता है कि जो रैंक है वो ट्रेस के बराबर है, तो आप इस ट्रेस को यहाँ से रिप्लेस कर सकते हो, देन इट विल बी प्लस नलिटी और ये हो जाएगा डायमेंशन. और इट कैन बी रिटन एज, अगर आपको नलिटी की वैल्यू निकालनी है यहाँ से तो ट्रेस को इधर शिफ्ट कर दो, ये हो जाएगा आपका डायमेंशन माइनस ट्रेस. ठीक है, तो इसी की हेल्प से, क्योंकि रैंक जो है ट्रेस के बराबर है, तो इसी की हेल्प से ये आप फिफ्थ प्रॉपर्टी भी इसकी बोल सकते हो, दैट नलिटी इज इक्वल्स टू डायमेंशन माइनस ट्रेस. एंड वन मोर थिंग, जैसे कि रैंक की अगर मैं बारे में बात करूँ तो आप लोगों को पता है जो रैंक है वो क्या हो सकती है, या तो किसी मैट्रिक्स की रैंक ज़ीरो हो जाएगी, मतलब उसमें सारी एंट्रीज ज़ीरो है तो वो रैंक ही ज़ीरो हो जाएगी, और इट कैन बी 1 2 3, यही होगा. दैट मीन्स कि अगर रैंक जब ट्रेस के बराबर है तो यहाँ से एक चीज़ हमें और पता लगती है कि जो ट्रेस होता है आइडेम्पोर्टेंट मैट्रिक्स का वो हमेशा क्या होता है, एक इंटीजर होता है, इज़ एन इंटीजर. और आप इन पर्टिकुलरली बोलना चाहो तो जो ट्रेस होगा वो आपका कोई नेचुरल नंबर होगा, एंड यू कैन इंक्लूड यूनियन आप ले सकते हो ज़ीरो का
ज़ीरो भी पॉसिबिलिटी है। इवन मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया भी था कि जो ट्रेस की वैल्यू होती है, आइडेम्पोर्टेंट की का जो ट्रेस का वैल्यू होगा वो 0 या उससे ग्रेटर होगा या फिर वो n से लेस होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड ये बराबर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये रिज़ल्ट था। तो अगर क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है CSIR नेट में, मैट्रिक्स हमें आइडेम्पोर्टेंट दे रखी थी और सारे ऑप्शंस उसकी प्रॉपर्टीज़ से ही बनाए गए थे। मैं डिस्कस कर दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो उसमें ये क्वेश्चन था कि जो ट्रेस है क्या वो रैशनल नंबर होगा, क्या वो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा और क्या वो कोई इंटीजर होगा। तो उसमें आपको ये चीज़ याद रखनी है कि वो इंटीजर होगा, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि वो एक नेचुरल नंबर, या फिर आप यूनियन भी ले सकते हो 0 का। ट्रेस आपको इसके बीच में मिलेगा। ज़्यादा n से ज़्यादा क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि रैंक n से ज़्यादा तो जाएगी नहीं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा एट मोस्ट इट कैन बी n। 7th इज़, अगर हम इसके आइडेम्पोर्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की बात करें, तो ये बराबर होता है x टू द पावर n माइनस ट्रेस ऑफ a, एंड यहाँ पर x है तो यहाँ पर आप लिख सकते हो x माइनस 1 टू द पावर ऑफ ट्रेस ऑफ a। ये चीज़ अभी हमने ऊपर देखा कि डायमेंशन माइनस ट्रेस इज़ नलिटी। ठीक है, तो आप इसको नलिटी से भी रिप्लेस कर सकते हो, तो ये और हो जाएगा। इसको मैंने नलिटी से रिप्लेस कर दिया। दिस इज़ x माइनस 1। ट्रेस लिखना चाहो तो ट्रेस लिख लो, या फिर आप यहाँ पर रैंक भी लिख सकते हो। तो जो x माइनस 1 वाला जो टर्म है उसके ऊपर आपको पावर जो है रेज करनी है होगी, वो रैंक होगी, एंड यहाँ पर ये नलिटी होगी। याद रखने का तरीका आप ऐसे इस चीज़ को ऐसे याद रख लो कि जो सिल्वेस्टर लॉ है दैट वो कहता है कि जो डायमेंशन है, डायमेंशन इज इक्वल्स टू रैंक प्लस नलिटी। तो जो नलिटी वाला पोर्शन है वो आपको x के पावर में दिखेगा, और जो रैंक वाला पोर्शन है वो आपको x माइनस 1 के पावर में दिखेगा। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है। आप डायरेक्टली अगर मैट्रिक्स आपको पता है आइडेम्पोर्टेंट है तो आप डायरेक्टली वहाँ से कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बना सकते हो। x माइनस 1 तो आई होप आपको याद रखने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि a स्क्वायर इज इक्वल्स टू a, दिस इज आइडेम्पोर्टेंट मैट्रिक्स, और यहाँ से एनालिटिक पॉलिनोमियल से आपको x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 मिलेगा। मैंने अभी सॉल्व करके भी बताया, तो वहाँ से ये टर्म्स आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट इज 8th, आइडेम्पोर्टेंट मैट्रिक्स की जगह पर आपको एक और वर्ड देखने को मिल सकता है, दैट इज प्रोजेक्शन मैट्रिक्स। और लास्ट जो हम इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं 9th पॉइंट, अगर मान लो कि a और a स्क्वायर इन दोनों की आइगन वैल्यूज़ जो हैं वो अगर आपको सेम दिख रही हैं, तो क्या इस रिज़ल्ट से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं दैट दिस a इज़ आइडेम्पोर्टेंट मैट्रिक्स। Okay, my question is, if a and a square has same eigenvalues, okay, so can you conclude that a is an idempotent matrix? तो इसका आंसर है no, we cannot say that a is idempotent. Okay, इन दोनों के आइगन वैल्यूज सेम होने से ऐसा कोई रिजल्ट हमें नहीं मिलता। एक क्वेश्चन देखते हैं आइडेम्पोर्टेंट मैट्रिक्स से रिलेटेड ही। लेट m बिलोंग कर रहा है m एन आर, मतलब कि एन ऑर्डर का ये एक मैट्रिक्स है जिसकी रियल एंट्रीज़ हैं, एंड ये जो m है वो 0 के बराबर नहीं है, मतलब बट m स्क्वायर जो है वो m के बराबर है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ये है कि अगर हम m मैट्रिक्स के नल स्पेस की बात करें तो ये जो होगा वो आइगन स्पेस होगा, आइगन स्पेस ऑफ m किसके कॉरस्पॉन्डिंग to the eigenvalue 0. नेक्स्ट ऑप्शन इज, अगर हम x कॉलम स्पेस से ले रहे हैं, कॉलम स्पेस किसका, इसी m मैट्रिक्स का, और ये जो x है वो 0 के बराबर, मतलब 0 वेक्टर नहीं है, देन क्या हम ये कह सकते हैं कि जो x है वो आइगन वेक्टर होगा m का, और किसके कॉरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू 1। थर्ड वन इज कि अगर इस x को हम कह रहे हैं कि ये नल स्पेस में से नहीं बिलोंग करता, मतलब जो m मैट्रिक्स का नल स्पेस होगा उससे नहीं बिलोंग कर रहा, तो क्या हम ये कह सकते हैं, यहाँ पर भी देन आएगा, यहाँ पर भी देन, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो ये x है वो आइगन वेक्टर होगा किसके मतलब कौन सी मैट्रिक्स का, m का, किसके कॉरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू 1। एंड द लास्ट ऑप्शन इज Rn इज इक्वल्स टू कॉलम स्पेस ऑफ m
प्लस नल स्पेस ऑफ एम। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो पहले देखो ये जो मैट्रिक्स हमें गिवन है वो कैसी है, एम स्क्वायर एम आ रहा है, मतलब ये मैट्रिक्स हमारी आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है, आइडम्पोटेंट। एंड अगर आपको इस तरीके से गिवन है मैट्रिक्स की एक इक्वेशन टाइप गिवन है, तो वहाँ से हम हमेशा एक एनालिटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। तो एक पॉलिनोमियल क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स विच इज़ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये सब हम डिस्कस भी कर चुके हैं अभी। तो ये आ जाएगा, एक्स कॉमन ले लो, एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो आपको ये पता चल रहा है कि इसकी आइगन वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है, तो पहले ऑप्शन पे आते हैं। ये कहता है कि नल स्पेस जो होगा एम का वो एक तरीके से आइगन स्पेस होगा एम का। ठीक है, किसके कॉरस्पॉन्डिंग, 0 के कॉरस्पॉन्डिंग। तो आइगन स्पेस यहाँ पर क्या है, जब यहाँ ये जो आइगन वैल्यू 0 है तो आपको क्या मिल सकता है, आइगन वेक्टर मिल सकता है। तो इस आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपको आइगन वेक्टर्स मिल रहे हैं उनको आप जहाँ पर प्लेस करोगे वो हो जाएगा आपका आइगन स्पेस। मतलब एक ऐसा, ये मान लो आइगन स्पेस है, तो इस आइगन स्पेस में आपके आइगन वेक्टर्स रहेंगे किसके कॉरस्पॉन्डिंग, जो आपने इस आइगन वैल्यू 0 के कॉरस्पॉन्डिंग निकाला है। ठीक है, तो बोलता है कि नल स्पेस और आइगन स्पेस जो होगा एम का कॉरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू 0 वो सेम होगा। तो हम पहले बात कर लेते हैं कि अगर आप आइगन वेक्टर की बात करते हो तो किस तरीके से लिखते हो कि ए एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा एक्स, यही लिखते हैं हम, जहाँ पर लैम्डा हमारा आइगन वैल्यू होता है और एक्स हमारा आइगन वेक्टर होता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली मैट्रिक्स हमें एम गिवन है, तो हम लिख लेते हैं एम एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा एक्स। क्लियर। तो आइगन स्पेस के डेफिनेशन में वो सारे एक्स वेक्टर्स आएंगे जो, एक और चीज़ लिखने से पहले, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर क्या है, मैंने अभी आपको बताया लैम्डा आइगन वैल्यू होता है। तो यहाँ पर आइगन वैल्यू आपको 0 गिवन है। जब आप 0 पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, एम एक्स इज इक्वल्स टू 0। क्लियर। तो यहाँ पर आइगन स्पेस में वो सारे एक्स आ जाएंगे जो एम एक्स इज इक्वल्स टू 0 दें, वो मैंने इसी से निकाला है, एम एक्स इक्वल्स टू 0 इसी से मुझे मिला है। तो सारे वेक्टर्स आ जाएंगे जो इसको फॉलो सेटिस्फाई करें, एम एक्स इज इक्वल्स टू 0 को। और अगर आप नल स्पेस की डेफिनेशन की बात करो तो नल स्पेस में भी, हम यहाँ पर नल स्पेस की बात कर रहे हैं एम मैट्रिक्स के, तो नल स्पेस में भी आपके वो सारे वेक्टर्स आते हैं जो आपको एम एक्स इज इक्वल्स टू 0 दें। क्लियर। तो ये दोनों तो बिल्कुल सेम है। तो यहाँ से हमें जो रिजल्ट मिलता है कि जो नल स्पेस होगा और आइगन स्पेस होगा कोरस्पॉन्डिंग टू दिस आइगन वैल्यू 0 इज इक्वल। ठीक है, आगे बात करते हैं कि यहाँ से आप देखिए कहता है कि x जो है वो कॉलम स्पेस से बिलोंग करता है, 0 के बराबर नहीं होगा। तब आप ये बोल सकते हो कि x जो है वो आइगन वेक्टर है कोरस्पॉन्डिंग टू 1। सबसे पहले आप ये बताओ कि कॉलम स्पेस से बिलोंग करने का मतलब क्या है। अगर मैं ये बोल रही हूँ कि x जो है कॉलम स्पेस से बिलोंग कर रहा है तो इस बात का क्या मतलब है, m मैट्रिक्स है आपके पास, तो ये C1 C2 C3 कुछ ऐसे कॉलम्स होंगे, मान लेते हैं Cn कॉलम्स हैं। ठीक है, जब आप ये बोलते हो, इफ़ आई एम सेइंग वी जो B है, C1 जो है वो कॉलम स्पेस से बिलोंग कर रहा है M के, तो दैट मीन्स कि आप C1 को कैसे लिख सकते हो, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो बाकी के कॉलम वेक्टर्स के साथ, जैसे कि A C2 B C2 C C3 एंड सो ऑन। ठीक है, लास्ट में आपके पास ही आ जाएगा टिल Cn तक जाएगा। तो मतलब लीनियर कॉम्बिनेशंस में लिखा जा सकता है बाकी सारे कॉलम वेक्टर्स के फॉर्म में। तो इसी तरीके से अगर हम ये कह रहे हैं कि जो x है वो कॉलम स्पेस से लिया गया है, दैट मीन्स कि आप x को कैसे लिख सकते हो, AC1 AC2, यहाँ पर A1 A2 और इसी तरीके से AN CN। ठीक है, क्योंकि x बिलोंग कर रहा है कॉलम स्पेस से, तो x जो है ऐसे लीनियर कॉम्बिनेशंस में लिखा जा सकता है। इस और एक और चीज़ जो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि x जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा, मतलब 0 वेक्टर नहीं होगा। देन इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये लिख लिया हमने C1 C2 एंड CN, और ये लिख लिया A1 A2 AN। जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो वापस से आपको यही चीज़ मिल जाएगी। ये जो है वो आपकी कौन सी मैट्रिक्स है, ये आपकी M मैट्रिक्स है, क्योंकि C1 C2 ये आपकी ये आप कॉलम्स किसके ले रहे थे, ये हम कॉलम्स ले रहे थे M मैट्रिक्स के, तो इसको मैंने M ले लिया। इस मैट्रिक्स को आप Y
ए कुछ भी मान लो, ठीक है। तो लेट अस से कि ये जो मैट्रिक्स है हमारी वाई है, तो x इज इक्वल्स टू एम वाई लिखा जा सकता है, ठीक है। अब आ जाओ वापस से क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये कहता है, अभी जो मैंने इन दोनों की हेल्प से जो निकाला वो ये था x इज इक्वल्स टू एम वाई, ठीक है। ये एक तरीके से आप मान लो कि मुझे गिवन है, क्योंकि जो क्वेश्चन में गिवन था उसी से मैंने इस चीज़ को कंक्लूड किया है। देन ये कहता है कि x जो है वो आइगन वेक्टर होगा कोरोस्पॉन्डिंग टू दिस 1। तो आइगन वेक्टर का क्या मतलब है, x अगर आइगन वेक्टर है m मैट्रिक्स का, तो आप ऐसे लिख सकते हो। आइगन वेक्टर्स के लिए हम ये ऐसे लिखते हैं ना, एम एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एक्स, वेयर दिस लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू, एक्स इज एन आइगन वेक्टर। किसके कोरस्पॉन्डिंग बोला है, 1 के कोरस्पॉन्डिंग बोला है, तो वैल्यू पुट कर दो। मतलब अगर मैं ये शो कर सकूं कि एम एक्स इज इक्वल्स टू एक्स के बराबर है, तो मेरा रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। और जो गिवन था उससे मैंने अभी तक ये कॉन्क्लूड किया है दैट एम एक्स इज इक्वल्स टू एम वाई, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया गिवन, ये हो गया आपके पास रिक्वायर्ड टू प्रूव। तो इससे ये प्रूफ करने के लिए आप देखो करना क्या है, यहाँ पर m x के साथ m है बट यहाँ पर नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों साथ जो है प्री मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं m मैट्रिक्स का। सो यू विल गेट m x इज इक्वल्स टू m स्क्वायर y एज आर मैट्रिक्स इज m स्क्वायर इज आइडेम्पोर्टेंट, सो m स्क्वायर इज इक्वल्स टू m। सो यहाँ पर ये जो है m के बराबर आ जाएगा, तो ये हो गया m x इज इक्वल्स टू m y। अगेन वी कैन सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ एम वाई किसके बराबर है, एक्स के, तो यहाँ से मैं इसकी वैल्यू पुट कर देती हूँ एम एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, और यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन के करेक्ट होने से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट पता लगता है, एंड दैट इज़ कि अगर हमारी जो मैट्रिक्स है, ये कोई हमारी मैट्रिक्स है C1 C2 टिल CN कॉलम्स हैं, और मैं इस मैट्रिक्स को A मान लेती हूँ, और ये गिवन है कि ये जो A मैट्रिक्स है वो हमारी आइडेम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको ये फाइंड करना हो कि इसके आइगन वेक्टर्स कौन कौन से होंगे, तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये पता लगती है, जो भी वेक्टर्स नॉन ज़ीरो हैं उन वेक्टर्स को हम आइगन वेक्टर्स कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बी से जो रिजल्ट मिला है हमें। थर्ड नल स्पेस से रिलेटेड है कि अगर x जो है नल स्पेस में बिलोंग नहीं कर रहा, देन x जो है वो आइगन वेक्टर होगा m का कोरस्पॉन्डिंग टू 1। तो इस चीज़ को देखिए, अगर नल स्पेस में बिलोंग करता है कोई वेक्टर, तब तो आप बोलते हो लेट सपोज वी से कि x बिलोंग कर रहा है नल स्पेस से, तो हम ये कहते हैं कि एम एक्स इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। मतलब x ऐसे वेक्टर्स नल स्पेस में जाते हैं जो हमें प्रोडक्ट जो है m के साथ प्रोडक्ट करने पर 0 दे दें। बट इफ़ इट इज़ सेइंग x जो है वो नल स्पेस में बिलोंग नहीं करता, तो आप इसका अपोजिट बोल दो कि x ऐसे वेक्टर्स इसमें आएंगे जो 0 के बराबर आंसर नहीं देंगे, ठीक है। तो अगर ये 0 के बराबर आंसर नहीं दे रहा है, अच्छा एक और चीज़ जो मैं आपको लास्ट इसमें बताना भूल गई, अगर ये इसमें गिवन था ना कि x जो है 0 के बराबर नहीं होगा, तो यहाँ पर जो हमें y मिला है ये y भी 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो अगर x 0 के बराबर नहीं है तो ये y भी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर आप y 0 के बराबर ले लेते हो तो दोनों का प्रोडक्ट जो है आपको 0 मिल जाएगा, और उससे हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा कि x भी 0 के बराबर है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो अगर x 0 के बराबर नहीं है तो y भी 0 के बराबर नहीं होगा। कमिंग बैक टू दिस, एम एक्स जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा क्योंकि x जो है वो नल स्पेस में बिलोंग नहीं कर रहा है, क्लियर। और हमें क्या रिजल्ट निकालना है, आइगन वेक्टर की बात की गई थी कि x जो है वो आइगन वेक्टर होगा। तो अगेन हमारे पास ये रिजल्ट है कि एम एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एक्स जो होता है, ये वेयर लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू, एक्स इज एन आइगन वेक्टर। किसके कोरस्पॉन्डिंग बात की गई है, 1 के कोरस्पॉन्डिंग। तो यहाँ से आपको आगे मिल गया एम एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। तो रिक्वायर्ड टू प्रूव अगेन यही है, एम एक्स इक्वल्स टू एक्स होना चाहिए। हमारे पास ये रिजल्ट है। अगर ये देखो एम एक्स किसी के बराबर तो आएगा ना, तो वो हम मान के चल रहे हैं कि वो वाई के बराबर आ रहा है, क्लियर। और यहाँ पर ये जो y है वो 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये एम एक्स 0 के बराबर नहीं है, तो y भी आप 0 के बराबर नहीं बोल सकते, दिस इज y। तो हमने ये मान लिया कि एम एक्स इज इक्वल्स टू वाई है। अगेन हम क्या कर सकते हैं, m का प्री मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सो इट विल गिव अस एम स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू एम वाई, एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम, सो एम एक्स इज इक्वल्स टू एम वाई। और यहाँ से हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, एम एक्स जो है वाई के बराबर है, तो ये हमें मिल गया वाई इज इक्वल्स टू एम वाई। तो आप देख रहे हो आपको रिजल्ट मिला है y इज इक्वल्स टू एम वाई, और आपको प्रूव करना था एम एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। मतलब कि यहाँ पर जो आइगन वेक्टर की तरह काम कर रहा है दैट इज y, ना कि x, ठीक है। और किसके कोरस्पॉन्डिंग, 1 के ही कोरस्पॉन्डिंग, बट यहाँ पर आइगन वेक्टर है x,
जो कि 1 के कोरिस्पॉन्डिंग जो है काम कर रहा है। तो जो हमें प्रूव करना था, लाइक हमें तो ये प्रूव करना था कि x आइगन वेक्टर है, बट यहाँ पर हमें मिल रहा है y आइगन वेक्टर, ठीक है। तो ये जो थर्ड रिजल्ट है वो करेक्ट नहीं है। फोर्थ रिजल्ट सिंपल है, तो यहाँ पर थर्ड वन इज़ नॉट करेक्ट। लास्ट वन इज़ कि जो Rn है वो कॉलम स्पेस और नल्स का दोनों के सम के बराबर होता है। सो Rn इज इक्वल्स टू कॉलम स्पेस ऑफ m प्लस नल स्पेस ऑफ m। तो इस रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। और रीज़न क्या है ठीक होने का, देखो हमें रैंक नलिटी थ्योरम या फिर सिल्वेस्टर लॉ से ये पता है कि जो डायमेंशन है दैट इज इक्वल्स टू रैंक प्लस नलिटी। ये वाला रिजल्ट हमें पता है। तो डायमेंशन ये हो गई, नल स्पेस की बात ये हो गई, कॉलम स्पेस, रैंक स्पेस और रैंक ये तीनों आपस में बराबर होती हैं, तो इसका काम ये भी कर सकता है, ठीक है। तो ये भी हेल्प कर रहा है आपको ये रिजल्ट को ये प्रूव करने में कि करेक्ट है। बट एक और रीज़न देखिए, अगर मैं रो स्पेस और नल स्पेस की बात करूं तो ये जो दोनों स्पेस हैं आपस में कॉम्प्लीमेंट हैं एक दूसरे के लिए। कॉम्प्लीमेंट होने से ये मतलब है कि अगर कोई वेक्टर इसमें आ गया तो वो वेक्टर इसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसे कोई भी वेक्टर्स नहीं है जो हमें दोनों में कॉमन मिल सकते हैं। बट अगर हम कॉलम स्पेस की बात करें और नल स्पेस की बात करें तो हमें सेम वेक्टर्स जो है मिल सकते हैं। तो उससे अगर ऐसे तो फिर जो सम है वो हम कैसे मान लें कि ये फॉर्म करेगा, ठीक है। अगर दोनों में ही सेम वेक्टर्स हमें मिल रहे हैं तो सम कैसे ये फॉर्म होगा। तो आप एक तो सिल्वेस्टर लॉ मैंने आपको बता ही दिया, जहाँ से आपको ये पता चल रहा है कि ये जो रिजल्ट है वो करेक्ट है। दूसरी चीज़ देखो, यहाँ पर बात ये नहीं हो रही कि आपको सेम वेक्टर्स कॉमन में मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते। यहाँ पर यही बात हो रही है कि सम जो है वो इसके बराबर हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, ठीक है। तो सम हमेशा ही बराबर रहेगा, ये इस प्रॉपर्टी को हमेशा फॉलो करता है। आपको सम बराबर मिलेगा चाहे वो सेम वेक्टर्स क्यों ना मिल जाए आपको। क्लियर। इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स, इनवॉलेंट्री, जस्ट अ सेकेंड, इनवॉलेंट्री वर्ड यूज़ करो या फिर आप इसको बोलो रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स। मैं आपको ये सेकंड नेम भी इसलिए बता रही हूँ इसका कि अगर क्वेश्चन में मेंशन हो जाए कि प्रोजेक्शन या फिर रिफ्लेक्शन तो आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि इनवॉलेंट्री वर्ड बोलता है तो आपको पता है कि इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है। अगर किसी दूसरे नाम से आ जाता है तो क्वेश्चन आते हुए भी वो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए आपको दोनों नाम याद रखने हैं। इनवॉलेंट्री हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, रिफ्लेक्शन भी इसका एक नाम है। और इस मैट्रिक्स में क्या होता है कि जब आप ए स्क्वायर करो और आपको वो आई के बराबर मिल जाए तो वो होता है, वो मैट्रिक्स इनवॉलेंट्री होती है। याद ऐसे याद रख सकते हो, इसका जो फर्स्ट लेटर है ना आई, दैट स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी ओवर हियर, ठीक है। तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई। तो उसकी पहली प्रॉपर्टी जो है वो ये कहती है कि ये हमेशा डायगोनलाइजेबल होता है। एंड ऑलवेज डायगोनलाइजेबल मीन्स कि आप फील्ड जो है चाहे कॉम्प्लेक्स लो चाहे वो रियल लो, ये डायगोनलाइजेबल रहेगा। तो ऑलवेज डायगोनलाइजेबल। सेकेंड वन इज आइगन वैल्यू अगर आपको निकालना हो तो अगेन आपको एक तरीके की इक्वेशन ही गिवन है, यहाँ से आप एनिलेटिंग पॉलिनोमियल बना सकते हो। और जब आप एनिलेटिंग पॉलिनोमियल बनाओगे तो ये आपको मिल जाएगा x+1 x-1 इज इक्वल्स टू 0। तो आइगन वैल्यूज़ आपको पता चल रही हैं। आइगन वैल्यूज़ या तो -1 -1 होगी या तो +1 होगी, ठीक है। ये दोनों केसेस हो सकते हैं। अगर हम बात करें, एक कंडीशन भी बताई थी मैंने आपको पार्ट 1 में जो हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर ये जो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, a+i वेयर ए इज अ मैट्रिक्स a+i एंड a-i इज इक्वल्स टू 0। अगर ये कंडीशन जो है वो फुलफिल होती है, इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन बताई थी, तो आप ये बोल सकते हो दैट दिस a इज़ इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। तो अब यहाँ से आप इस चीज़ को देख सकते हो कि ये जो कंडीशन है कहाँ से निकाला है, जो मैट्रिक्स होती है वहीं से हमने इस कंडीशन को निकाला है। तो अगर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है तो वो क्या कह रहा है, वाइस वर्सा आप ये भी बोल सकते हो कि मैट्रिक्स जो है वो इनवॉलेंट्री है। और अदरवाइज अगर मैट्रिक्स इनवॉलेंट्री है तो इस कंडीशन को इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज ए इज़ डायगोनलाइजेबल। ए क्या है, यहाँ पे इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स है। ए इज़ डायगोनलाइजेबल ओवर एवरी फील्ड, ठीक है। बट एक जो फील्ड पे नहीं होता है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, एक्सेप्ट फील्ड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक 2, फील्ड ऑफ
कैरेक्टरिस्टिक 2, तो इस पे ना होकर बाकी हर फील्ड पे आपको दिखेगा। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो जैसे कि आपने वहाँ पर देखा, हम एनिलिटिक पॉलिनोमियल की टर्म्स का हमने इस्तेमाल किया हुआ था। आप सिमिलरली यहाँ पर जो एनिलिटिक पॉलिनोमियल है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, x-1 x+1। अब आपको पावर रेज करनी है। पावर रेज करने का क्या तरीका है, जो x-1 है उस पर तो पावर रेज होगी n प्लस ट्रेस ऑफ a/2, और अगर x+1 वाले टर्म की बात करें तो यहाँ पर यही सेम चीज़ यूज़ होगी, बस n-1 ट्रेस ऑफ a/2। ठीक है, तो क्लियर डायरेक्टली हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को निकाल सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ, तो अगर आप लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन पता होगी तो थोड़ा ईजी हो जाएगा वहाँ पर डिस्कस करना। एंड ओके, सो थैंक यू।